ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने उसी प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करना है। हमने लास्ट टाइम जो है बोन्स की टाइप्स को और जो है डिफरेंट बोन सेल्स को पढ़ा था, और सॉरी हमने ऑस्टियोपोरोसिस की टाइप्स को पढ़ा था। सेल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं बोन्स के अंदर उसको पढ़ा था। फिर हमने कुछ फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स और कुछ और फैक्टर्स जो एसोसिएटेड होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस उनको डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो है वो हमने डाइटरी फैक्टर्स को पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। डाइटरी फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, हम सबको पता है कि कैल्शियम है, कैल्शियम और विटामिन डी की हम सबसे पहले बात करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बोन हेल्थ। बेसिकली कैल्शियम मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो बोन्स के अंदर जो गुदा है या जो बोन मैरो है, जिसके जो स्पॉन्जी बोन के अंदर जो मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं और बोन को हार्ड करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोल या सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो कैल्शियम की है, और फिर फॉस्फोरस और कोलेजन वगैरह आ जाता है। फॉस्फोरस सॉरी, हम स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे। चले हम थोड़ी देर वेट करते हैं बाकी सबका भी एडमिट। ऑल ओके, तो हम बात कर रहे हैं डाइटरी फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम हमें पता है कि अब हम सब इस चीज़ से वाकिफ हैं कि कैल्शियम बोन की हेल्थ में पॉजिटिव रोल ही प्ले करता है। तो जब वो बोन हेल्थ के लिए पॉजिटिव है तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वो नेगेटिव बैलेंस क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में बोन मिनरलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, उतना ज़्यादा जो है या जितनी ज़्यादा कैल्शियम की डिपोजिशन हो रही है आपकी बोन्स के अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी बोन हेल्थ अच्छी है और उतने ज़्यादा कम चांसेस हैं ऑस्टियोपोरोसिस के होने के। ठीक है, और कैल्शियम बैलेंस डिपेंड करता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि कैल्शियम या जो भी मिनरल्स हैं, चाहे वो आयरन है, वो हमारी बॉडी में किसी हद तक स्टोर तो हो सकते हैं लेकिन बॉडी में बनते नहीं हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से, और एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो सप्लाई है वो कैल्शियम डाइट की है। डाइट के जरिए हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी इंटरनल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं जो कि उसके अंदर बन नहीं रहे और उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा आपकी डाइट में कितना जा रहा है, इसके साथ साथ आपको ये भी हम बार बार बात कर चुके हैं बायो अवेलेबिलिटी की टर्म से। अगर आप लोग जानते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, आई होप कि मैंने आपको बताया होगा, तो इट्स फाइन, अदरवाइज मैं रिपीट कर देती हूँ। बायो अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि जो भी विटामिन, मिनरल या कोई भी न्यूट्रिएंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब और कितना यूटिलाइज होता है। दो वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि इंटेस्टाइन में वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म कितना एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद वो कितना यूटिलाइज हुआ है। यूटिलाइज होने से मुराद ये है कि जो जो डेस्टाइंड उसके फंक्शंस थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम की ही बात करेंगे कि अगर कैल्शियम ने जाके हार्ट टिश्यूज में जाके उसने उसकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना था, उसने बोन में जाके उसको हार्ड और हेल्दी करना था, और उसने सॉफ्ट टिश्यूज में या जैसे ब्लड में जाके उसने ब्लड में जाके, हाँ ब्लड में इसने सर्कुलेट भी करना है, उसके अलावा ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग या कोई भी और बहुत सारे फंक्शंस हैं वो सारे करने थे। तो वो सारा कुछ उसकी बायो अवेलेबिलिटी में आ जाता है, उसकी यूटिलाइजेशन में आ जाता है। अब हमने कितनी डाइट से वो चीज ली जो हमारी बॉडी में नहीं बन रही, और उसके बाद वो कितनी इफिशिएंटली हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये बात हमने, अगर आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट करो तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी इंटेस्टाइन या जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ है वो हमारा मेन हब है, जहाँ पे हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करती है हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट। सो इस सब का जो इंटरेक्शन होता है हमारे जो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा पे होता है। अब इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना टॉपिक से हट जाएंगे। अब जो प्री मेनोपॉजल वुमेन है, यानी कि वो बच्चियां या जो औरतें जो हैं जो अभी मेनोपॉज के स्टेज पे नहीं पहुंची वो भी, और जो उनमें उनकी सेहत, उनकी बोन हेल्थ जो है वो कंपैरेटिवली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की निस्बत इसलिए अच्छी होती है कि उनके अंदर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है। और एस्ट्रोजन जो है ये मैंने आपको शायद कल मैंने आपको नहीं बताया था। एस्ट्रोजन जो है ये
हमारी बोन के अंदर कोलाजन की सिंथेसिस में, और इसके साथ साथ जो आप अगर याद करो तो स्लाइड नंबर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खोलूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, इसके अंदर आप देख रहे हो कि एपिफाइसिस है ये वाला, ठीक है। जो जब हमारी बोन्स ग्रोथ स्टेज में होती हैं तो उस टाइम पे ये बढ़ रहा होता है, यहाँ से मतलब दरमियान से हड्डी यहाँ से बढ़ रही होती है, बाहर से नहीं बढ़ रही होती। जो डायफाइसिस है ये बढ़ रही होती है इसकी प्लेट्स। लेकिन जब ग्रोथ ने रुक जाना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी बाजू की लेंथ अब कंप्लीट हो चुकी है, अब ये मजीद नहीं बढ़ेगी या मेरी टांगे मजीद नहीं बढ़ेंगी, मेरा जो कद है वो कम्प्लीटली ग्रो हो चुका है, तो उस टाइम पे इस एपिफाइजियल क्लोजर होता है। एपिफाइजियल क्लोजर यानी कि वो जो जहां से ग्रोथ हो रही होती है उसकी लंबाई में वो चीज बंद हो जानी होती है, अब उसमें मजीद ग्रोथ नहीं होनी होती। तो उस केस में एपिफाइजियल क्लोजर करवाने में एस्ट्रोजन का रोल होता है, बोन फॉर्मिंग सेल्स में एस्ट्रोजन का रोल होता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में एस्ट्रोजन का रोल होता है, ठीक है। तो उस वजह से जो है उस वजह से उनकी हेल्थ कंपैरेटिवली पोस्ट मेनोपॉजल की निस्बत बेहतर होती है। इसके साथ साथ अगर एक लड़की या एक फीमेल जो है उसका कैल्शियम इंटेक ड्यूरिंग उसके प्री मेनोपॉजल स्टेज में, यानी कि जब वो यंग है उस स्टेज में अगर उसका कैल्शियम इंटेक अच्छा है, उस टाइम जब उसकी बोन्स बन रही हैं और जब उसकी बोन में कंप्लीट ग्रोथ हो जानी है, उस टाइम पे अगर उसका कैल्शियम इंटेक अच्छा है तो ऑब्वियसली जो है उसका जो बोन लॉस जो होना ही होना है 50 साल के बाद हर हाल में, तो वो उसका जो लॉस है वो कंपैरेटिवली कम होता है उस लड़की के जिसका अडोलेसेंट में ही कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और लेकिन फॉस्फोरस के जो सोर्सेज हैं वो हमें हमारी डाइट में काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती बाकी फैक्टर से जितनी कैल्शियम की होती है। क्या आपको पता है अगर हम कैल्शियम को फाइबर के साथ ले लेंगे तो वो बाइंड हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन के साथ ले लेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन फॉस्फोरस जो है वो आयरन के सोर्सेज से भी हमें मिल रहा है, जैसे कि हमें गोश्त से मिल रहा है, हमें सब्जियों से मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें कैल्शियम के सोर्सेज यानी कि दूध दही से भी मिल रहा है। तो चूंकि इसके सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए हम इसकी ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली बोन मिनरलाइजेशन में फॉस्फोरस का भी रोल होता है। लेकिन जब हमारी बोन लॉस होना शुरू हो जाती है आफ्टर 50 इन बोथ मेल और फीमेल, तो उस टाइम पे जो ऑस्टियो ब्लास्ट का फंक्शन है, ऑब्वियसली जो बोन फॉर्मिंग फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, यानी कि वो प्रॉपरली, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना कि बॉन्ड रीमॉडलिंग क्या है, कि जब पुराने टिश्यू टूट रहे होते हैं सेल तो नए उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन जब 50 के बाद हमारी हड्डियां टूटना शुरू होती हैं तो नए सेल्स यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स हैं वो एफिशिएंटली काम नहीं करते, उसको रिप्लेस नहीं कर पाते, इसीलिए फ्रैक्चर्स और ये सारी प्रॉब्लम होती है। और ये चीज जहन में रखनी है कि जब बॉन लॉस स्टार्ट होता है तो फॉस्फोरस का लॉस जो है वो कैल्शियम से पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेट मी रिपीट करिए। मैं ये कह रही हूँ कि जब बोन मैस लॉस होना शुरू हो जाता है, बोन मैस, तो उस टाइम पे कैल्शियम से पहले जो मिनरल जिसका एक्सक्रीशन स्टार्ट होती है ऑस्टियोक्लास्ट के जरिए वो फॉस्फोरस है। ठीक। okay, अच्छा, मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बता दी है कि जो फॉस्फेट है उसकी हमारी डाइट में इतने सारे सोर्सेज हैं कि उसकी कमी बहुत कम होती है। विटामिन डी का हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि विटामिन डी क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और इसका तकरीबन वही काम है जो हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने आपको कल बताया था कैल्सीटोनिन का काम है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना है और उसकी डेपोजिशन करवानी है बोन के टुवर्ड्स, बोन मिनरलाइजेशन के अमल को ये तेज करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट विटामिन के। मैं अपनी नोटबुक लाना भूल गया हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, विटामिन के जो है किसके साथ में था इसका रोल आपने बोला? मैम आपने बोला कि विटामिन डी का जो है वो सेम फंक्शन है जो हमारे ब्लड में किसका फंक्शन होता है? कैल्सीटोनिन कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है और उसका मकसद ये होता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना है। वो ये काम कैसे करता है कि वो बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ा देता है, कि ब्लड के कैल्शियम से कहता है कि तुम जाके बोन्स में डिपॉजिट हो,
यानी बोन मैस बढ़ने के अमल में वो एक तरह से हेल्पफुल है। जस्ट लाइक दैट विटामिन डी भी जो है वो कैल्शियम की बोन की मिनरलाइजेशन बढ़ाता है, ठीक है। और ओके मैम। विटामिन के जो है बेसिकली ऑस्टियोकैल्सिन एक प्रोटीन होती है जो विटामिन के मेटाबॉलिज्म की वजह से बनती है। इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मैंने वैसे डिटेल लिखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हम इसको नहीं देखेंगे। विटामिन के जो है जो बोन फॉर्मिंग जो ऑस्टियोकैल्सिन एक जिस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट जब बोन बना रहे होते हैं तो जिस तरह से कैल्शियम फॉस्फोरस और जो कोलाजन वगैरह चाहिए होती है, वहां पे कुछ प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। कि आपको पता है कि जो बोन ऑस्टियोसाइट्स हमने पढ़े थे जो बोन सेल्स हैं, और हर सेल जो है वो सिर्फ 2-3 चीजों से नहीं बनता, वो बहुत सारी फैक्टर्स मिलके उसको बनाते हैं। तो उसमें एक प्रोटीन बहुत अहम होती है ऑस्टियोकैल्सिन। तो विटामिन के जो है उसका बेसिकली ऑस्टियोकैल्सिन बनाने में रोल होता है। फिलहाल आपके लिए इतना जो है वो काफी है, डेप्थ इसकी हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे, ठीक है। अगेन विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये हमारी हम सब जानते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हम कैल्शियम ही ले रहे होते हैं, जो एफर्विसेंट हमें टैबलेट्स मिलती हैं कैल्शियम की, तो वो अक्सर उसमें आप अगर उसके लेबल को पढ़ो, जो कैल्शियम की जो हम अक्सर घरों में बच्चियां या बच्चे लेते हैं पानी में डालें तो जो जी हल्दी, मैम। ठीक है, उसके अंदर अगर आप उसका लेबल पढ़ते हो तो उसके अंदर विटामिन सी जो है वो भी काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है। क्योंकि विटामिन सी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी, लेकिन ये रिसर्च ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये कहा जाता है कि विटामिन सी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ जो मेन रोल है विटामिन सी का बोन हेल्थ में वो ये है कि कैल्शियम हम सॉरी विटामिन सी हमें पता है कि कोलाजन की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें बोन सिंथेसिस के ड्यूरेशन में हार्ड कोलाजन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। डेट्स वाई विटामिन सी जो है वो हमें चाहिए होता है। अगर विटामिन सी की कोई मुझे आरडीए बता दे। विटामिन सी के लिए? जी बेटे। मैम फीमेल के लिए, मेल के लिए? और जनरल बता दो, किसी एक का बता दो, जिसको जो भी याद आ रहा है। अब गूगल नहीं करना अगर किसी के विटामिन सी के लिए फैसल बताओ तुम। मैम मैम जी जी मैम एग्जैक्ट तो याद नहीं है। मैम मैम जी बेटे, 1 बाय 1 बोलो। 250 mg। नो बेटे। मैम मुझे सिर्फ मेन की याद है, वो 60 mg होती है। हाँ और फीमेल की आई थिंक सो 44 to 46। ऐसा ही है। ओवरऑल हम जनरली अगर बात करें तो अप टू 70 mg कह सकते हैं, 60 mg भी ठीक है, ऐसा ही है। ये मुनीबा ने बताया। जी मैम। वेरी गुड। अच्छा मेरी बात सुनो, जो बाकी सब आप मुझे सुन रहे हो, मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट में ये क्वेश्चन भी दिया था कि आपको सबके आरडीएस जो हैं वो याद होने चाहिए, और मैं आपको वाकई ही याद होने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट मैंने पेपर बनाया तो मैं जरूर पूछूंगी, और अगर मैंने पेपर नहीं भी बनाया तो लाइफ में हमेशा आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आप उसको जरूर याद कर लेना। आरडीएस आपको बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि अब आपका माशाल्लाह से 4th सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा चलें, कमिंग बैक टू लेक्चर, तो विटामिन लेकिन सी। मैम ना जी बेटे। एक है, हम जो इन्फेंट्स का पढ़ते हैं वो आरडी और होता है, चिल्ड्रन का और होता है, और जो होते हैं मेच्योर पर्सन उनका और होता है। ये डिफरेंट है, मैंने पढ़े थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अब मैं मैम। आपको बताती हूँ, होता है, ऐसे होता है, लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने जो एक, और ये भी हर एक में नहीं होता, हर एक में जो डिफरेंस है ना वो पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये 5-4 mg का तो डिफरेंस है। 60 mg तक होगा ना। हाँ, अब आप ये देखो ना कि एटलीस्ट आपको जो अडल्ट नॉर्मल अडल्ट की वैल्यू है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो खास कंडीशंस में ज्यादा बढ़ जाते हैं रिक्वायरमेंट, जैसे आयरन और कैल्शियम जो ग्रोइंग एज बच्चों में ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग है उनमें ज्यादा है। अगर आप उनको, हाँ अगर आप उनको अभी नहीं याद कर सकते तो अभी आप सिर्फ नॉर्मल अडल्ट की याद करो। जब आप उसके एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर आप एडिशनल खुद ही एक दफा देखोगे तो आपके जहन में रहेगा, और इंशाल्लाह रहेगा, ठीक है। आप ट्राई करो। अच्छा विटामिन ई जो है ना, इसका थोड़ा सा ये है कि सॉरी विटामिन ए जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट को सुप्रेस करता है और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करता है। यानी कि विटामिन ए का रोल तो है जब बोन रीमॉडलिंग हो रही होती है, यानी कि जब पुरानों ने टूटना है और नए ने बनना है, तो उस टाइम पे विटामिन ए का रोल है, लेकिन इसकी ज्यादती जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है।
इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं एक्सप्लेन करूं? एनीवन? मैम ये दोबारा बता दें। हाँ जी, मैं बता देती हूँ। मैंने ये कहा कि विटामिन ए जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन को तोड़ने वाले सेल्स को एक्टिव करता है, लेकिन वो एक्टिविटी को सुप्रेस कर देता है ऑस्टियोब्लास्ट की, यानी कि जो बोन को बनाने वाले सेल्स हैं। अब ये काम या ये जो मैकेनिज्म है विटामिन ए की, ये एक्टिविटी ड्यूरिंग बोन रीमॉडलिंग हमारे लिए फायदेमंद है किसी हद तक। बोन रीमॉडलिंग क्या है, हमने पढ़ा था, जब पुराने बोन टिश्यूज टूटते हैं और नए से उसको रिप्लेस करते हैं, वहां पे विटामिन ए की ये एक्टिविटी हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन इसकी ज्यादती हमारे लिए जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी ज्यादती ना सिर्फ ऑस्टियोक्लास्ट को बढ़ाती है यानी बोन को टूटने के अमल को तेज करती है, इसके साथ साथ विटामिन ए की ज्यादती जो है वो विटामिन डी के फंक्शंस को इंटरफेयर करती है, वो विटामिन डी के फंक्शंस को अफेक्ट करती है। ठीक है जी मैम, विटामिन डी के फंक्शंस को? हाँ जी, विटामिन डी के फंक्शंस को। अगर आप ठीक है। स्क्रीन देख रहे हो तो इसको जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, जी, प्रोटीन का बहुत जो है इंटरेस्टिंग फंक्शन आता है कि हमें भी पता है कि प्रोटीन डिफरेंट अमीनो एसिड जो हैं वो हमारे लिए हर जगह पे ही बहुत फायदेमंद है। और जिस तरह की हमारी डाइट्स की कॉम्पोजिशन है, तो जो लीस्ट न्यूट्रिएंट हम अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं वो प्रोटीन जो है। एक्सेप्ट चिकन, ना हम दालें शौक से खाते हैं, ना बड़ा गोश्त और जो फिश है ये हमारी डाइट का पार्ट है, ना फलियां वगैरह ज्यादा पार्ट होती हैं। और चिकन जो है वो उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो हम उसको बहुत ज्यादा हेल्दी भी नहीं कह सकते। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान या जो जो बिल्कुल ही गोश्त खो रहा है, जिसने हफ्ते में 4 से 5 दफा 2-3 तरह का गोश्त ही खाना है, उसमें मीट पोर्शन, उसका मीट इनटेक बहुत ज्यादा है, या वो ऐसे जैसे अगर वो बच्चे जो जिम करते हैं, अगर वो उनके जैसे वो इस तरह की प्यूरिफाइड प्रोटीन के सोर्सेज ले रहे हैं, जैसे कि उनके लिए पैकेट्स आते हैं प्रोटीन शेक्स की फॉर्म में या डिफरेंट, जिसमें आप एक डायरेक्ट अमीनो एसिड ही दे रहे हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स हैं चाहे वो कोई पाउडर्स हैं। तो जब आप डायरेक्ट अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है प्रोटीन के बहुत ज्यादा एक्सेस से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जब अमीनो एसिड्स प्यूरिफाइड फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो उस टाइम पे जो वो हाई प्रोटीन कंटेंट है वो कैल्सी यूरिक इफेक्ट इंड्यूस करता है हमारी बॉडी में। दैट मीन्स कि वो हमारी बॉडी में कैल्शियम की यूरिनरी एक्सक्रीशन को ज्यादा कर देता है, यानी यूरिन के जरिए जो कैल्शियम की रिलीज है वो ज्यादा प्रोटीन का होना ज्यादा कर देता है। समझ आ रही है इस चीज की? यस मैम। ठीक है। अब चूंकि जी मैम, एक्सप्लेन कर दें दोबारा। मैं बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में जब प्रोटीन आती है, तो वो कैल्शियम की यूरिन के जरिए रिलीज को बढ़ा देता है, किडनी पे एक्ट करके वो जो कैल्शियम की रिलीज है ट्यूब्यूल्स के जरिए यूरिन में, वो बढ़ा देता है। ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑब्वियसली वो कैल्शियम की अमाउंट को, लेवल को कम कर रहा है, और हमारी रिक्वायरमेंट, और ये इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से रेगुलेट करना कि हाँ अगर बहुत ज्यादा है तो कम कर दिया, जैसे विटामिन डी कम करता है, कि वो तो ये करता है कि बोन मिनरलाइजेशन कराता है तो हमें फायदा है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, और जब हमें जरूरत नहीं रिलीज कर देता है। हाँ तब भी निकाल रहा है। ठीक है। ठीक है मैम। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फाइबर। जी बेटे। मैम जो एथलीट्स होते हैं वो भी तो प्रोटीन इनटेक ज्यादा लेते हैं ना प्योरीफाइड फॉर्म में? हाँ जी, वो लेते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड डाइट होती है, और वो उनके जो है वो अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है, और उसके साथ साथ उनका प्रॉपर प्लान होता है, उनका फ्लूइड इनटेक, उनका कैल्शियम इनटेक, उनकी एक्टिविटी, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग सेट होती है कि अगर हम इसको इतनी प्रोटीन दे रहे हैं तो फिर हमने उसको इतना कैल्शियम भी देना है और इस टाइम पे देना है। ठीक है। उनकी प्रॉपर वो जी मैम। मॉनिटरिंग होती है। ओके मैम। अच्छा, एक सेकेंड, हम जरा मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लूँ। 24 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, फाइबर का हमें पता है कि फाइबर का इस तरह, वैसे ओवरऑल बोन हेल्थ में हम फाइबर के ओवरऑल जो उसके बेनिफिशियल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं।
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फाइबर हम लेते हैं तो वो हमें पता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को चिलेट्स बनाने की वजह से जो उसमें फाइटेट्स होते हैं वो कैल्शियम के साथ मिलकर चिलेट्स या फिर उसको बाइंड कर लेते हैं और हमारी एब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देते हैं और हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को कम करते हैं। इस वजह से रिस्क को बढ़ा सकता है। तो हमने ये नहीं करना कि हमने अपने फाइबर कंटेंट को कम करना है। हमने अपना फाइबर ऑलरेडी हमारी डाइट में फाइबर्स कम है, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि जब मैं दूध ले रही हूँ तो उसके साथ मैंने इसबगोल का छिलका नहीं लेना, क्योंकि अब मुझे एज अ कॉमन सेंस है कि डॉक्टर चाहे कह भी दे, ऑल्दो जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जिनको सेंस है वो नहीं कहते, ये टोटके वाले ज्यादा ये बात कहते हैं। तो मैंने उसको पानी में तो इसबगोल ले लेना है, लेकिन मैंने दूध के साथ नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्योर हस्क और प्योर फाइबर है और मेरे दूध का जितना कैल्शियम है वो उसके साथ जो है वो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं दूध, उसके अंदर वो उसके कैल्शियम को कम कर देगा। ठीक है, बट जी मोस्टली मैम, हमने तो देखा है हमेशा के मोस्टली लोग हाँ हमेशा दूध के साथ ही लेते हैं इसको। लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। जैसे मेरी अम्मी भी को भी मुझे बहुत टाइम लगा ये समझाने में कि आप दूध के साथ पानी के साथ लें, क्योंकि उनको टेस्ट नहीं आता था। तो फिर अब कुछ ऐसे करती हैं कि कुछ मेरी एक आंटी हैं वो अब उसमें जामे शीरी डाल देती हैं कि मीठा हो जाए। मैंने कहा चले आप किसी तरह ले लें लेकिन दूध में नहीं लें। ठीक है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी एक दूसरे को वहाँ अपने घर वालों को गाइड किया करो, होपफुली चेंज हो जाएगा। जी मैम। मैम ये अच्छा, दूध हाँ सोडे का भी कंसेप्ट बहुत है। हाँ मैम बोतल मैंने डाल सुना दूध सोडे से हड्डियां कमजोर होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने कल ही ये और डिस्कस ये किया। भी सुना इनफैक्ट कि आप भी रात के मुझे टाइम बता नहीं वो पीना चाहिए। किसी भी टाइम नहीं पीना ऐसा चाहिए, क्यों? क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जो हम दूध सोडे में डालते हैं उसके अंदर जो है फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब वो एक तो एसिड यस है, मैम। एसिडिटी इटसेल्फ पीएच को हमारे ब्लड की चेंज करती है। उसके साथ साथ फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम को हड्डियों से भी निकलवाएगा। क्यों निकलवाएगा? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन नहीं पैराथायरॉयड होती। एक तो एब्जॉर्प्शन भी रोक देता है, उसके अलावा जब फॉस्फोरस बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, कैल्शियम को उसने होने नहीं दिया। अब वो जब ब्लड में बहुत ज्यादा फॉस्फोरस हो गया है, तो आप रिवाइज करो कल का लेक्चर, तो हमने बात की थी। तो हमारे फॉस्फोरस को जो रेगुलेट करता है हार्मोन, वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड जी मैम। हार्मोन हमने पहले ही पढ़ा है कि जब वो फॉस्फोरस को रेगुलेट करने के लिए रिलीज होता है, तो उसने एक काम कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करना है ब्लड के अंदर। तो वो फिर डीमिनरलाइजेशन करवाता है, वो हड्डियों से कैल्शियम को निकलवाता है, रिलीज करवाते हैं। करवाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। कुछ और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनमें मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक है। इनके रोल ज्यादातर ये हैं कि डायरेक्ट मिनरलाइजेशन में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स में और के को फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। उन एंजाइम में जो बोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, हड्डियों के बनने में, टूटने में और वहाँ मिनरल्स को पहुंचाने में, उन एंजाइम्स की को फैक्टर्स होते हैं ये वाले न्यूट्रिएंट्स। इसलिए इनकी जो है वो इनकी भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन चूंकि हमारी डाइट में मैग्नीशियम और कॉपर की कमी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों सोर्सेज से मिल जाते हैं, लेकिन जिंक जो है वो हमारी डाइट में तकरीबन कम होता है, तो हमें उसके सोर्सेज को देखना है। अच्छा जी, ये बहुत ही एक मजे की बात मैंने मेरे लिए खुद भी न्यू था अल्कोहल को जब मैंने स्टडी किया कि अल्कोहल की किसी हद तक मॉडरेट क्वांटिटी जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि हम इसको सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब वो इस तरह से बेनिफिशियल है क्योंकि अल्कोहल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक कंपाउंड है एंड्रोस्टिनोडायोन, उसको कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड में, जिससे जैसे कि एस्ट्रोन में। अब एस्ट्रोन एक एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है और इसका वही बॉडी में फंक्शन है जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जैसा है। और वो क्या है कि वो हमारी बॉडी में बोन फॉर्मिंग सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है और हमारी जो ग्रोथ क्लोजर है बोन्स में उसको बेहतर करता है। फरवान दलीब ने अब ज्वाइन किया है क्लास, जबकि हम खत्म करने लगे हैं। अच्छा जी, एस्ट्रोजन। अच्छा, इस चीज को अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है कि एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब नो जो
ओके। लेकिन अल्कोहल की ज़्यादा नुकसानदा है और जितनी ये अल्कोहल जितनी कम क्वांटिटी में ये काम करती है उतनी कम क्वांटिटी में हमें भी पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज हैं वो कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स की फर्मेंटेशन करते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहलिक फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, अगर आपको याद है, नहीं तो मैं रिवाइज करती हूँ। जी ठीक है मैम। ठीक है ना। उसका ये है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की फर्मेंटेशन करके कुछ अल्कोहलिक एथानॉल और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं। वो इतनी कम क्वांटिटी में अल्कोहल होती है जितनी हमें चाहिए होती है, इसी वजह से हमें ज्यादा खाने के बाद गुनूदगी महसूस होती है। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से अल्कोहल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्कोहल का जो बेनिफिट है वो हम बाकी बहुत सारे और फूड आइटम से कवर कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फाइटोएस्ट्रोजन जो है ये बहुत फाइटोएस्ट्रोल्स जो हैं, अगर आपने पढ़ा हो कि जो प्लांट बेस्ड कोलेस्ट्रॉल लाइक कंपाउंड्स हैं उनको हम फाइटोएस्ट्रोजन या फाइटोएस्ट्रोल्स बोलते हैं, और फाइटोस्टिरोल्स भी कहते हैं इन्हें। ये एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट सोर्सेज से हमें मिलते हैं। इनके अंदर एस्ट्रोजन और एंटी एस्ट्रोजन दोनों तरह की एक्टिविटी होती है, यानी कि ये वो काम भी करते हैं जो एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम भी करते हैं। उसका फायदा ये है कि आपको पता है कि जब एस्ट्रोजन भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, तो अगर आप जानते हैं तो जो कैंसर्स डेवलप होते हैं खासतौर पे फीमेल्स में, वो खास एस्ट्रोजन की बहुत ज्यादा ज्यादती की वजह से बनते हैं। जो डिफरेंट कैंसर्स हैं वो एस्ट्रोजन की ज्यादती की, जैसे ओवेरियन कैंसर है, यूट्रियस कैंसर है, तो वो जो बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, तो वो उस वजह से भी बनते हैं। तो उस केस में बहुत ज्यादा रिसर्च ने सपोर्ट किया है कि जो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन्स हैं, फाइटोएस्ट्रोजन्स हैं, अगर उनकी कंजम्पशन हो तो वह एस्ट्रोजन की एक्टिविटी को बैलेंस और रेगुलेट करते हैं, यानी जितनी चाहिए उतनी ही उसको रहने देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह की क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, ये बीन्स में, स्प्राउट्स में, सोयाबीन में पाए जाते हैं, और आजकल जो है वो फलियां का मौसम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब जो है सोडियम और कैफीन का ये है कि जब बहुत ज्यादा जब सॉल्ट कंजम्पशन है तो ये भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो किसी ना किसी वजह से मैं इसका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बता पा रही। बेसिकली ये कैल्शियम के नेगेटिव बैलेंस करता है, यानी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में या उसकी एक्टिविटी को जो है वो इससे इफेक्ट होती है बहुत ज्यादा सोडियम या सॉल्ट इंटेक से। जस्ट लाइक कैफीन है, अगर हम बहुत ज्यादा जो है वो हमारी डाइट्स में कैफीन है किसी भी सोर्स से, चाहे वो कॉफी है या टी है, कॉफी। हाँ, उसमें ये होता है कि इसके अंदर टैनिन्स पाए जाते हैं। अब टैनिन्स इसके अंदर बहुत सारे जो टी और जो कॉफी है इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्योर फॉर्म में लें, ब्लैक फॉर्म में लें, ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी, लेकिन हम उसमें बहुत ज्यादा दूध ऐड करके कंज्यूम करते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो इसके अंदर टैनिन्स होते हैं या जो इस तरह से और एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं, वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को और उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर बस लास्ट में ही जा रहा है। अच्छा जी, नहीं लास्ट में नहीं जा रहा, अभी 2 स्लाइड्स और भी हैं। मेडिकल थेरेपीज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। मेडिकल थेरेपीज में हम इसको सिर्फ डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से किस तरह की मेडिकेशंस जो हैं वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं फॉर ट्रीटिंग ऑस्टियोपोरोसिस और मैनेजिंग ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि ज्यादातर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर फीमेल्स नहीं ले रही, वो औरतें जब मीनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद हमारे यहाँ मिडियोक्रास में नहीं, लेकिन जो अपर क्लास है वहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि वो प्रॉपर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी को स्टार्ट करती हैं, जिसमें उनको डिफरेंट एस्ट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में वो सारे काम हो सकें। उससे ऑब्वियसली मीनोपॉज तो बैक नहीं होता, लेकिन उनकी जो बोन हेल्थ है और जो इस तरह के एस्ट्रोजन के बेनिफिट्स हैं वो रहते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए एस्ट्रोजन बेस्ड मेडिकेशंस भी दी जा सकती हैं, और इस केस में ये है कि ये ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को देते हैं।
आगे नेक्स्ट बायोफॉस्फेट्स हैं। बायोफॉस्फेट बेसिकली जो है ये वो क्लास है ड्रग्स की जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोकते हैं, ठीक है, लेकिन ये विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है कि हमें पता है कि बोन रिमॉडलिंग भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैल्सिटोनिन हमें पता है, हम उसके फंक्शन को डिटेल में कल डिस्कस कर चुके हैं, और ये बोन रिजॉर्प्शन यानी वही ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को कम करता है कि बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ाता है। तो कैल्सिटोनिन बेस्ड मेडिकेशंस मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और ये इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहा है उससे ज्यादा इफेक्टिव जो साल्मन एक फिश है उसकी बॉडी के अंदर जो कैल्सिटोनिन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा अच्छे से बोन मिनरलाइजेशन करता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी। तो डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट सोर्सेज से वो उसे इस हार्मोन को लेते हैं, और इस हार्मोन को लेके वो जो है वो मेडिकेशन की फॉर्म में जो पेशेंट्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस उनको दिया जाता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसमें भी बेसिकली एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को मॉड्यूलेट करना होता है, वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल। इंटरमिटेंट थेरेपी ऑफ पीटीएच, हाँ, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसकी भी डोज दी जा सकती है। अच्छा, सिंपल प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिवेंशन ऑब्वियसली यही है कि आपने बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हम इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझते हैं कि चूंकि हमारी फील्ड ही ऐसी है कि एक तो प्रिवेंटिव मेजरमेंट में आती है और दूसरा मैनेजिंग में आती है। न्यूट्रिशन से क्योर जो है 100% जब डिजीज हो जाती है तो बहुत कम पॉसिबल है, हम उसकी एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने फोकस करना है, आई एम सॉरी ये जो कोई भी है काइंडली आप अपना जो है म्यूट कर दो। नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के तहत 5 सिंपल स्टेप्स हैं प्रिवेंटिव। लास्ट लेक्चर स्टार्ट है हमारा कि आप जो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बोन हेल्थ की में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे कैल्शियम और विटामिन डी, उनका जो डेली रिकमेंडेड इनटेक है वो बहुत ज़्यादा आपने उसको मॉनिटर करना है और इंश्योर करना है कि खास तौर पे आप लोग जो इस एज में हो कि आपको पता है कि इस एज में जो आपकी बॉडी में रहेगा वो आपको एक फ्यूचर आप अपना डिसाइड कर रहे हो कि मैं किस तरह का बुजुर्ग बनूंगा या बनूंगी। सेकंड जो स्टेप है कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से हमने कल भी इस चीज को जो है वो डिस्कस किया था, शराफत ने आई थिंक एग्जांपल कोट की थी उसकी बेनिफिट्स को, कि ना सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि हमारी बॉडी के जितने मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट होते हैं, होम्योस्टेसिस की तरफ जाते हैं। आपने एक्सेसिबल अल्कोहल, स्मोकिंग इनटेक, उसके अलावा जो है आपका सॉल्ट इनटेक और हर वो चीज जो डिस्टर्ब करती है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा आपने जो है वो अपनी चेकअप्स करवाने हैं, जिसको डायग्नोसिस आप अपनी प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करें, मॉनिटरिंग करवाएं। कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप 40 से बुजुर्ग आपकी अम्मियां हैं, अगर वो थोड़ा भी कहती हैं कि मेरी हड्डी में या मेरी कहीं दर्द है और 2 दिन बाद वो खुद ही कह देती हैं कि नहीं मुझे फील नहीं होता, तो इस चीज को सीरियस लें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के आप जो है वो बोन डेंसिटी टेस्ट करवाएं। अच्छा, मैं इस चीज को इंशाल्लाह जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे वहाँ पे कैंप लगा था, तो एबट वालों की कंपनी ने, उनके पास वो था बोन मास डेंसिटी को मेजर करने वाला प्रोसीजर। अब ये जो पीछे बेड लेटा हुआ है वो इस तरह का नहीं था, उसमें आपने अपने पाँव को रखना था और वो आपकी BMD बता देता था, और वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट था। अगर इस तरह का कुछ पॉसिबल कोई कर सकता है यहाँ पे साहिवाल में, किसी का कोई लिंक हो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से या कुछ इस तरह से, या मैं सर से बात करूंगी तो हम इस चीज को जरूर देखेंगे। जी मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अच्छा, अभी आपने जाना नहीं है, मैं जरा अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लूं। इस टाइम पे अक्सा है, अक्सा कमल, अक्सा खादिम, अरूज और अरूज शाहिद, आयशा उमर, फरवान दलीप, खदीजा इमरान, मरियम यासीन, मुदस्सर, मुकद्दस, राबिया फिजा, राबिया कजाफी, रिमशा शफीक, शराफत, एक सेकेंड, शराफत, फैसल और मैम मैं तो रह गई। एक सेकेंड बेटा, कौन रह गया? मैम सदफ। मैम लाइबा एहसान जी। मैम मैं
आ ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ अब? मैम मैं भी बोल रह तो रहे हैं। मेरा नाम भी नहीं बोला। अच्छा, लाइबा एहसान मैम है, मेरा नाम भी नहीं बोला आपने। अक्सर जावेद, लाइबा एहसान, सदफ, निदा, सॉरी, मैं भी मैम। मुनीबा। हाँ आप हो। मैम मेरा भी अलीना। अलीना, एक सेकेंड, अलीना, अलीजा है, अलीना, हाँ अलीना सईद, ओके। मैम लाइबा वहीद। लाइबा वहीद ये वही है ना जो चश्मा लगाते हो ना बेटा, आप स्मार्ट से हो। और वो जो एक लड़के के साथ बैठ के हर टाइम बातें करती रहती है। अच्छा जी बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी बात मैम हाँ जी बच्चों, आया नहीं मैम एक समझ? क्वेश्चन था। हाँ जी पूछें, क्वेश्चन पूछें पहले। मैम जैसे आपने बताया कि कैल्शियम कैल्शियम हमें एडोलेसेंट स्टेज में ज्यादा चाहिए होती है, तो इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी क्रिटिकल स्टेजेस हैं जब हमें कैल्शियम ज्यादा चाहिए होती है? बेटा एक तो एडोलेसेंट से ज्यादा हमें चाहिए होती है जब बच्चा बढ़ रहा होता है, जो ग्रोथ फेज है आपका, जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा चाहिए होती है। बुजुर्ग लोगों को इसलिए चाहिए होती है, जो एल्डरली पीपल हैं, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी हर न्यूट्रिएंट की ही कम हो चुकी होती है, तो हम उन्हें 1300 एटलीस्ट 1300 mg देते हैं, जबकि नॉर्मल अगर हम डोजेज देखें तो 800 टू 700 टू 1000 mg हम कैल्शियम की बात करते हैं। अब बच्चों की अगर आप आरडीए पढ़ोगे ना तो वो अप टू 500 या 600 होगा, लेकिन आप ये भी देखो कि वो 10 साल के हैं और जो 700 mg है वो 20 साल के बंदे के लिए, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट छोटे बच्चों को है, फिर बुजुर्ग एल्डरली पीपल को है, उसके अलावा लैक्टेटिंग वुमेन की आरडीए भी जो है वो अप टू 1000 mg होता है। इसके अलावा जब हमने डैश डाइट पढ़ा था तो उसमें भी हमने कहा था कि हम इंश्योर करते हैं कि पोटेशियम और कैल्शियम के सोर्सेज ज्यादा जाएं, ठीक है। जी मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? शराफत मैम हाँ हमने जी। मैम पैराथायराइड हार्मोन्स के बारे में मैम हमने जैसे कल पढ़ा था, फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए मेरी अटेंडेंस लग गई है। तो उसकी वजह से जो पैराथायराइड हार्मोन बहुत इशू कर रहा है, बार-बार स्लीप हो रही। उसने अपनी सेक्रीशन रिलीज करनी है, हाँ जी, जिसकी वजह से हम जो यूराइन में कैल्शियम की सेक्रीशन है वो कम हो जाएगी और हाँ हाँ इंटेस्टाइनल में उसकी ना अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी हाँ और फिर जो हाँ, ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन की वजह से। ऐसा ही है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि वो बोन की मैम ये डीमिनरलाइजेशन भी थायराइड है, जो करता है। मेरा क्वेश्चन ये है, जो थायराइड हार्मोन है हाँ हाँ हाँ, जो कैल्सिटोनिन है। उसने उसने इसके रिवर्स मैम एक्ट करना है कि मीन उसने ब्लड हाँ में हाँ, बिल्कुल इसका बिल्कुल। कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम करनी है। जी बेटा, उसने ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम करनी है, और उसके साथ वो कैसे कम करता है कि वो ड्यू टू कैल्सिटोनिन। हाँ हाँ, कैल्सिटोनिन वो क्या करता है कि वो आपकी बोन, सबसे पहले जो वो काम करता है वो बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ाता है, कि ब्लड के कैल्शियम को वो बोन पे डिपॉजिट कराना शुरू कर देता है। दूसरा वो अगर फिर भी ज्यादा है, जो अगर बाई, क्लास की एक्टिविटी को कम कर देगा। हाँ जी बिल्कुल। और फिर उसके साथ साथ वो किडनी के जरिए एक्सक्रीशन को भी बढ़ाता है, और जो हमारा इंटेस्टाइन है वहां से एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, ठीक है। अब ये एक तरह से जो एक्सक्रीशन है, हम कह रहे हैं कि वो तो किडनी से एक्सक्रीट करवा रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वहां की वो भी जरूरत होती है, ठीक है। तो दोनों हार्मोन्स की रिलीज और एक दूसरे के साथ उनका बैलेंस में रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी जी अदर मैम, थैंक क्वेश्चन? यू मैम। वेरी गुड। अच्छा मेरी बात सुने, अब इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं इनके सोर्सेज को जरूर देखना, एटलीस्ट 5 रिच सोर्सेज हर न्यूट्रिएंट के पता होने चाहिए, और आरडीएस ठीक है मैम। आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सुनूं और मैं साथ साथ शायद ये आपका क्विज ही ले रही हूँ। और ये कौन कह रहा था कि मेरी अटेंडेंस हो गई? आयशा उमर? नो मैम। कौन मैं था? तो नहीं थी। अलीजा बतूल थी, मैम वो उसका जी नेट बंद हो गया है। हाँ वो ठीक है, ओके, वो आ गई हैं। मैम साई हाँ जी मैम बेटा। 2-3 स्टूडेंट्स ना साहिवाल के हैं, तो साहिवाल में ना कल रात 12 बजे से ना लाइट नहीं है, तो उनकी ना वाईफाई ना इसलिए कल रात 12 बजे से ना ऑफ है।
तो अच्छा उन्होंने चलें, इसलिए ये क्लास अटेंड आप नहीं की। मुझे शराफत उनके नेम्स और डेट नोट कर लेना, ठीक है? मैम सही वाला लाइट यस है। मैम। कुछ एरियाज में बंद हुई है लाइट, चलें वहाँ कोई पे बात नहीं। सिग्नल प्रॉब्लम भी हो रहा है। चलें ठीक है, लेकिन फैसल से मैं पूछूंगी जरूर क्योंकि वो मुझे सच बता देगा। ओके बच्चों, गुड लक, अल्लाह हाफिज। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे कहूँ वीडियोस ऑन करें, तो तैयार होके आना। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।